आदित्य जी से है। कॉल मी आदित्य प्लीज। नहीं तो उम्र से क्या जी क्यों लगा रहे हो? इनको लग रहा है कि बुढ़े हो गए अगर आपको जी जी बोले। ओके, मेरा सवाल आदित्य से है। मैं पूछना चाहती हूँ कि शिवसेना पार्टी का आज एक उसको देखा जाता है कि बहुत अग्रेसिव पार्टी के तौर पर देखा जाता है। तो आपके हाथ में पावर आने के बाद आप पर्सनली ऐसा क्या करोगे जो ये इमेज जो पोर्ट्रे हुआ है? आपको आदित्य देख के लगते हैं कि बहुत अग्रेसिव है? आई थिंक वी अग्रेसिव ऑन डेवलपमेंट। पर नहीं, आपने देखा होगा 2004 से पिछले 10 सालों से जो कोई एक अलग एलिमेंट्स थे वो पार्टी से जैसे जैसे निकलते गए तो एक पार्टी की छवि भी बदलती गई। वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखना। और दूसरी चीज़, अगर आपने हमारे पक्ष प्रमुख को देखा होगा, उद्धव जी को देखा होगा आज सुबह, वो भी सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसी पे अग्रेसिव है। सड़क पे अग्रेसिव थे, अब आप कह रहे हैं विकास। अभी सड़क बनाने में अग्रेसिव है। तो ये जो आपकी विरासत है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछा कि पार्टी की छवि तो बेसिकली तोड़फोड़ वाली पार्टी की है या मारपिटाई वाली पार्टी बनाई किसने? आप ही के लोगों ने बनाई और किसने बनाई? हमने आप थोड़ी बनी। जैसे बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी चलाई उस तरह से तो इमेज बनी, अपने आप थोड़ी बन गई। नहीं, देखिए, ये हर कोई नजरिया कैसा है, किस नजरिए से देखता है वो है। हर एक टाइम, हर एक वक्त की एक जरूरत होती है, तो वैसे चलते आए हैं। जैसे आज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, वो 20 साल पहले नहीं थी। तो हर एक चीज अपने अपने वक्त से बदलती जाती है, मॉडर्नाइज होती जाती है और इम्प्रूव होती जाती है। मेरे सहयोगी हैं प्रसून जी, वो सवाल करना चाहते हैं। आदित्य, अच्छी बात यह हो गई है इस राजनीति में कि अब रिटायरमेंट भी होने लगा है। नरेंद्र मोदी जी ने ही रिटायर करा दिया आडवाणी जी को। सवाल यह है कि जब आप कह रहे थे तो हमारे जहन में ये बात आ रही थी कि आने वाले वक्त में आप लोग को इस देश में पॉलिसीज बनानी है और आपको जान के हैरत होगी कि इस देश में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, जितने भी, चाहे वो पेड़ के नीचे क्यों ना हो, सब में अगर भर्ती कर दिया जाए तो इस देश में सिर्फ 11 करोड़ लोग पढ़ सकते हैं। और इस देश में युवाओं की तादाद जो है, जो 5 बरस से लेकर 30 बरस तक है, संयोग से उनकी तादाद 28 करोड़ से ज़्यादा है। इसका एक मतलब ये हो रहा है कि क्या हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ उस शहरी मिजाज को ही समझ पा रही है जहां वो चाहती है कि डेवलपमेंट की धारा सिर्फ उस क्लास तक सीमित रहे, या उसके जहन में वो हिंदुस्तान है कहीं? क्योंकि वो गायब हो गया है, इस पीढ़ी ने गायब किया। और आप लोग के जहन में अगर ये बात नहीं आएगी कि वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो ये मेरे ख्याल से एक दुखद स्थिति होगी आने वाले वक्त में। तो कल्पना कीजिए कि 30 से 35% बच्चे ही इस देश में स्कूल में जा सकते हैं अगर फुल फ्लेजेड सभी स्कूल में पहुंच जाएं तो। बिल्कुल, इसीलिए जो आज सुबह हमने बात की, 2 चीज़ों पे बात की। एक तो वर्चुअल क्लासरूम, जो हमने बीएमसी के पहले 90 स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया और अभी 400 स्कूल्स में कर रहे हैं। और जैसी सरकार बनती है, सारे महाराष्ट्र के स्कूल्स में या जो जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है गवर्नमेंट के, वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके द्वारा एक आदमी, एक प्रोफेसर एक स्टूडियो में बैठता है, वाया 2-वे इंटरेक्शन, वर्चुअल क्लासरूम्स वाया सैटेलाइट, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो वो हमने देखा कि बीएमसी में जो ग्रेड्स थे, मार्क्स थे, वो इंक्रीज हो गए। तो इससे हम एक यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, एजुकेशन का रीच आउट बढ़ा रहे हैं और एजुकेशन लेवल को ऊपर कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, करोड़ बच्चे, 3.5 करोड़ बच्चे सिर्फ मिड डे मील के लिए स्कूल में जाते हैं। बिल्कुल, ये स्थिति और है। हमारी और एक चीज इसमें यही है कि मिड डे मील जो जाते हैं स्कूलों में, वो किस प्रकार के जाते हैं। आज भी क्या वो मिड डे मील न्यूट्रिशियस है? अगर आप खिचड़ी देखो कैसी होती है। हमने बीएमसी में एक दूध की स्कीम चालू की थी, लेकिन किसी को इंडिजेशन हो गया इसलिए वो रुकाना पड़ा। लेकिन हम इसी पे काम करें कि क्या वो मिड डे मील्स न्यूट्रिशियस बन सकते हैं। और यही मिड डे मील्स जो मेलघाट में जाते हैं, जो थाने रूरल डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ मल्टी न्यूट्रिशन की बात होती है। तो वही न्यूट्रिशियस मील्स अगर आप देखें तो उसमें कीड़े होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। तो ये सब बदलने के लिए बहुत चीज़ें लाना ज़रूरी है। कमलेश सवाल पूछना है। मेरा सवाल आप तीनों से है। आज आप तीनों ने राजनीति में अपने आप के लिए एक मुकाम हासिल किया है। पूनम आज सांसद है, आदित्य आप युवा सेना के अध्यक्ष हो, अमित आप मंत्री हो। लेकिन क्या लगता है अमित देशमुख, अगर अमित देशमुख ना होते, अमित पाटिल होते, आदित्य ठाकरे ना होते, आदित्य गुप्ते होते, या पूनम महाजन ना होती, पूनम देशपांडे होती, क्या यही मुकाम पर आप तीनों होते? ये सवाल हो गया, पहले ही सवाल था, पहला सवाल था। देखिए, जनता के लिए यही इंपॉर्टेंट सवाल है। चैनल देख रहे नहीं है बाहर, वो बेचारा सुबह से तो मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं। अशोक पंडित पूछना चाहते हैं।
ये जो भेलपुरी दी जा रही मंच पे भी लाई जाएगी क्या? आप सब खा रहे हैं, हम यहाँ बैठ के आपको खाते हुए देख। जी अशोक पूछिए। परसों जी ने अभी कहा कि मोदी जी ने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, तो हमने ये भी देखा कि परसों जी ने केजरीवाल को कैसे जवान कर दिया था। एनीवे, मैं अमित जी से दो चीज़ें पूछना चाहूँगा सर, कि नाइट लाइफ के बारे में जो आदित्य ने कहा, वो नाइट लाइफ अभी भी सारी जगह इलीगली चल रही है। सारे ढाबे, सारे रेस्टोरेंट सड़कों पर सब सुबह के 5-5 बजे तक चलते हैं, और वो इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके हफ्ते सारे पुलिस स्टेशन पर और सारी जगह वहाँ के जो MLAs हैं, जो भी हैं, सब जगह जाता है। मैं उसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ। तो नाइट लाइफ अभी भी चल रही है, लेकिन फर्क इतना है कि वो इलीगली चल रही है। देयर इज नो, इट्स नॉट लीगली हैपनिंग। सेकेंडली, एनवायरनमेंट को लेके ठीक इलेक्शन के अनाउंसमेंट के 2 दिन पहले सारे फॉरेस्ट लैंड्स का जो अपील था हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, हमने विड्रॉ कर लिया, और बहुत सारी फाइलें जो बिल्डिंग्स और बिल्डर्स की थी वो अभी 2 दिन पहले क्लियर हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है अमित जी, एंड इट सेंड रियली अ रॉन्ग सिग्नल्स टू द पब्लिक, अ कॉमन पर्सन लाइक मी। आपका क्या विचार इसके बारे में? नहीं, आपका जो पहला मुद्दा था नाइट लाइफ के बारे में, जो समय के बाद भी कुछ चीज़ें शुरू रहती हैं, मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से और होम मिनिस्ट्री की तरफ से लॉ का एनफोर्समेंट किया जाता है। उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी कहीं होती हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। मुंबई पुलिस, मुंबई की बात आप कर रहे हैं, मुंबई पुलिस की जो संख्या है वो भी बहुत कम है। बहुत मुंबई पुलिस की संख्या आंकड़ों में बनाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी हमें काम करना है। और दूसरी बात जो आपने कही फॉरेस्ट लैंड्स की, उस पर मुझे जो मालूमात है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं या उनका जो नतीजा अभी अभी हाल ही में आया है, उस नतीजे के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, और उसमें कुछ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाए ऐसा कुछ सरकार ने किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई हैं उस पर ही अमल किया है। ये जो मुंबई की सबर्बन इलाके की बात आपने की। दीजिए इनको माइक, पूछिए। वेरी स्मॉल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई। क्या आप जानते हैं, कोई भी, आप तीनों में से कोई भी, कि मुंबई एक ऐसा शहर है दुनिया का which is on number 2 in the world, where in the number 1 city there are more than 2 million people who come just to see the architecture. What kind of architecture that Mumbai has, and where it costs, and what can you do for that? What about the architecture of Mumbai, the original city of Mumbai? We were talking entire day about it. What about the original architecture, which is the Art Deco? How can you restore that? How can you restore the beauty of Mumbai? ये हेरिटेज के बारे में आप कह रहे हैं, मुंबई Not Art Deco specifically. Fort area जो है, that side, right? And those are heritage buildings. Mumbai's entire Art Deco अभी Art Deco जैसा रहा नहीं है। मुंबई में बहुत सारी चीज़ें जिनकी अपेक्षा हम करते हैं, जैसे मुंबई में हर किसी को घर नहीं होता। मैंने आपका कार्यक्रम दिल्ली से आते हुए देखा, यहाँ पे देखा, हर किसी ने कहा कि हम लैंड होते वक्त झुग्गी झोपड़ियाँ देखते हैं, लेकिन हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन आज हमें इन सब डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरी है। मुंबई में दिक्कत ये होती है, सेस बिल्डिंग हो, म्हाडा की बिल्डिंग हो, कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट होता है, कोई ये रहता है, कोई वो रहता है, FSI कम होता है। जब आप न्यूयॉर्क शहर को देखते हो, आप शंघाई के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे FSI 10 से 12 होता है। यू ग्रो वर्टिकली, यू डोंट ग्रो हॉरिजॉन्टली। मुंबई में ऐसी दिक्कत है कि हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जहाँ पे हम जितना हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे उतना हमारे यहाँ एनवायरमेंटल के लिए बहुत ठीक नहीं रहेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप से करना चाहते हैं। उसमें आर्ट डेको भी आता है, हमारा हेरिटेज भी आता है, और मुंबई में रहने वाले लोगों के घरों की समस्या है जो सबसे बड़ी समस्या है मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से, वो सारी समस्याओं के रूप से महाराष्ट्र सरकार आपकी में, पार्टी के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मुंबई को शंघाई बना देंगे। मुंबई को झुग्गी तो बना दी, लेकिन शंघाई नहीं बना पाया। नहीं, शंघाई वाज जस्ट एन इंस्पिरेशन। मुंबई को शंघाई बना देंगे इसका मतलब ये नहीं होता कि PM जो बोले उसको सीरियसली ना लें। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। उनका जो कहना था कि मुंबई को शंघाई की धरती पर हम विकसित करेंगे, वो एक इंस्पिरेशन लेना था। तो हुआ ऐसा फिर से मैं इनको मदद करती हूँ। NCP ने कहा था, पवार साहब ने। मुंबई में
पर आपको मुंबई में याद होगा मेट्रो आ गई, मुंबई में मोनो रेल आ गई, वो तो खिलौने के तौर पे चलती है छोटी सी। मुंबई में सी लिंक आ गया। एक कितनों की जरूरत है? तो जरूरत है, तो आपके 15 साल में किया क्यों नहीं आपने? कर रहे हैं। और एक सी लिंक बनाने में वो कोई 2-3 साल में तो सी लिंक नहीं बन सकता। सी लिंक बनाने के लिए भी कुछ साल तो लगेंगे। ये सारे प्रपोजल और प्लान पूरी तरह महाराष्ट्र की हमारी शिवसेना और भाजपा की गवर्नमेंट के थे। सी लिंक हम बना भी सकते थे और हमने ही शुरुआत की थी। जो 55 अभी पुल बने हैं मुंबई में सारी जो जितनी सारी रास्ते के काम हुए वो 1999 तक के थे, 1995 से लेकर 99। पर अगर आप आपको याद होगा राहुल, एक मैनिफेस्टो का कोई पॉइंट था, मैनिफेस्टो का कांग्रेस का पॉइंट था, मुझे लगता है 2009 के इलेक्शंस में, और जब प्रेस ने पूछा कि ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है तो उन्होंने कहा प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो 2 इलेक्शन पहले प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो हर इलेक्शन में वही प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। आप ऐसे इतने बड़े दावे कर रहे हैं गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन आप चलिए मेरे साथ सड़कों पे मुंबई के, पूछते हैं कि मुंबई में सबसे भ्रष्ट जो बॉडी है वो कौन सी? ज्यादातर लोग बोलेंगे बीएमसी। कौन चलाता है? आप दोनों मिलकर चलाते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आंसर दूं? बोलिए। ओके, अब ये मत बोलिएगा कमिश्नर का अधिकार है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे कॉर्पोरेटर तो खाली बैठे। पॉइंट जवाब दूंगा, आंकड़ों के साथ दूंगा, और अगर आपको अच्छा लगा जवाब तो आप मुझसे हाथ मिलाओगे। डन? हाँ, जवाब दीजिए। ओके, सो मुंबई में 1900 किलोमीटर रोड है, 1900, उसमें से टिल 2012 1356 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स वर अंडर बीएमसी टिल 2012। इन 2012 काफी रास्ते वो टेकन अंडर MMRDA, MSRDC एंड PWD फॉर मेट्रो, मोनोरेल एंड स्काई वॉक। अभी उन 1356 किलोमीटर्स से टिल 2012, द ईयर 2012, 568 किलोमीटर्स वो कॉन्क्रिटाइज। 2012 टू 2013 कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके कार्टल्स बने, दो हाईकोर्ट में गए और स्टे ऑर्डर लाई। तो 2012 टू 2013 कुछ काम नहीं हुआ। 2013 अगर लास्ट ईयर आप देखें तो 225 मेजर रोड्स एंड माइनर रोड्स वर टेकन अप बाय द बीएमसी टू रीडू। अभी इसमें कौन से रोड बीएमसी के हैं, कौन से रोड MMRDA के हैं, कौन से रोड PWD के हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सारे हाईवेज, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न फ्रीवे, जो सी लिंक है, ये सारे रोड्स MMRD के हैं। उस पे भी जो फ्लाईओवर्स है वो MSRDC के हैं। फ्लाईओवर्स में कुछ फ्लाईओवर्स ये PWD के हैं। हम हाथ नहीं लगा सकते, कुछ करना जाओ तो नहीं, मना है। जैसे वर्ली नहीं, ये आपके सवाल कुछ जवाब वो जो आपको बीएमसी में भ्रष्टाचार के बारे में। बिल्कुल नहीं, अगर आप मुझे पावर तो आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, जनता से पूछिए, मुंबई जनता से पूछिए, लेकिन जनता को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से रोड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 रास्तों के एग्जाम्पल्स दूंगा। जो रास्ते बीएमसी के अंडर है, ऑल्टमाउंट रोड, कार्माइकल रोड, जो एक मोस्ट एक्सपेंसिव लेन कहीं जाती है, वहां बीएमसी ने 1 महीने में पूरा काम कर दिया था। दूसरे दिन आके महानगर गैस ने आके बिल्कुल खोद दिया, वापस काम करना पड़ा। ब्रीच कैंडी हो, ब्रीच कैंडी पे काम जो शुरू होने वाला था अक्टूबर में, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 16 अप्रैल को जब स्टैंडिंग कमेटी ने लेटर लिखा कि भाई अगर आप एनओसी नहीं देते हो तो हम काम बंद करेंगे, तब दिया। मरीन ड्राइव मैंने खुद ने भूमि पूजन किया था 15 दिसंबर को। काम स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के हिसाब से अप्रैल में चालू हो गया। ऐसे क्यों? लेकिन बाकी के जो रास्ते हैं, मेरे पास सारी लिस्ट है कि जहां जहां काम हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं, और 1 अक्टूबर से जो बाकी के रास्ते हैं वो भी होने वाले। तो जो बीएमसी के रास्ते हैं वो तो ठीक हो रहे हैं। ऑफ कोर्स एक समय ऐसा था अप्रैल मई में जब इलेक्शन चल रहा था, तब सब गाली देते थे बीएमसी को, क्योंकि सभी रास्तों पे काम चल रहा था। लेकिन अभी वो रास्तों पे जो इनकन्वीनियंस है वो हट गया। और मैं आपको ये दावा दे सकता हूं कि यही हमारा पहला काम होगा कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से ये जो MMRDA, MSRDC, PWD है, जैसे आप अगर वर्ली सीफेस को कुछ करना चाहते हो, प्रोमेनाड PWD के हाथ में है, रास्ते बीएमसी के हाथ में, मरीन ड्राइव वैसे ही है, प्रोमेनाड इज अंडर सम कमिटी लेफ्ट। थैंक यू। जो लेफ्ट साइड का प्रोमेनाड है वो हेरिटेज कमिटी का है, रास्ता जो है वो बीएमसी का है। अच्छा, और इसके आगे जाके अगर बीएमसी को काम करना है तो 39 यूटिलिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के है, स्टेट गवर्नमेंट के है, बीएमसी के है, ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस है, बीएससी हो, महानगर गैस हो, MTNL हो। तो पर ये सब चीजें बीएमसी में भ्रष्टाचार का जवाब नहीं है। भ्रष्टाचार क्या है? अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूं आंकड़ों के साथ, तो आप सिर्फ भ्रष्टाचार के मुंह पे आप कुछ जवाब नहीं दे सकते। चलो आप रास्ते पे चलो, मैं घुमाता हूँ रात को। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब मुझे बुखार था 2 जून को, मैं रात को घुमा हूँ रास्तों पे कि मेयर साहब 5 जून हमारी डेडलाइन है, ये रास्ता क्यों नहीं हुआ है, ये डिवाइडर खराब है, और वो हमने 5 जून तक किया है। अभी 1 अक्टूबर से आप वापस घूमो मेरे साथ, आप मुझे फीडबैक दो कि ये रास्ता खराब है। अशोक जी यहाँ बैठे, मैं ट्विटर पे भी ये डालते रहता हूँ।
तो ये जो रास्तों का काम है मैंने पर्सनली लिया, और एक चीज कर रहे हैं हम इन रास्तों में, जो नीचे जो 39 यूटिलिटीज है उनको डक्टिंग कर रहे हैं, ताकि आगे जाके कभी खोदना ना पड़े कि अरे एमटीएनएल की लाइन खराब हुई, महानगर गैस की खराब हुई, तो चलो खोदो रास्ता बीच में और काम शुरू करो। डक्टिंग हो रहा है, जहां जहां प्रॉब्लम होगा खोलो, रिपेयर करो, बंद करो। साइड अभी आप नहीं, हाथ आपने मुझसे नहीं मिलाना है, हाथ तो आपने महाराष्ट्र की जनता से मिलाना है। बात सही कह रहे हैं, मुंबई 1760 नोडल एजेंसी के अंडर आता है। हर चीज में समझो आप देश से भी, आप हर वक्त यूडी डिपार्टमेंट से पैसा डाला जाता था, वो मुंबई में नहीं आता था, मुंबई से वो कहीं और चला जाता था, एमएसआरडीसी, आप सब जानते हो। तो जब तक मुंबई शहर को एक प्रकार का दर्जा आपको बढ़ाना हो तो उसको बहुत एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी, वन विंडो सिस्टम करनी पड़ेगी। इंटरप्ट करूंगा आपको, जो मैंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में पैशन के हिसाब से आया हूं, मेरा भी यही दर्द है कि अगर किसी सड़क पे गड्ढा है तो उसी सड़क से मेरी गाड़ी जा रही है, मुझे भी दर्द होता है। और इसलिए जब मैं रात को घूमता हूं, मैं खुद को, ये शायद आपको फनी लगेगा, बैटमैन समझता हूं। रात को घूमता हूं, नोटिंग बहुत घूमते हैं आप, में देखा बिल्कुल, लेकिन काम करते घूमता हूं, आप मेरे साथ चलिए, द डार्क नाइट। बट दूसरे दिन अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान हो इस शहर में तो वो मेयर साहब हो गए, क्योंकि मेरी एक लिस्ट जाती है हर दिन कि ये काम है, ये काम है, यहाँ डिवाइडर। तो मतलब समझ में आ गया, अगर आपको लगे कि मुंबई की सड़क ऐसी है जो ठीक नहीं है, आदित्य ठाकरे को टैग कीजिए ट्विटर पे, बोलिए ये तस्वीर है, ये ठीक नहीं है, फिर इनकी जिम्मेदारी। लेकिन मैं जिम्मेदारी जो मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है उसी के लिए लूंगा। स्टेट में सरकार लाओ, सब रास्ते साफ कर दूंगा। मला ऐकून येते, माइक नहीं चल, माइक। एक छोटा सा सजेशन मैं देना चाहूंगा, ये सब ठीक है, वो मेरा सवाल नहीं है, सवाल मैं उसके बाद पूछूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी में जो अंडरस्टैंडिंग चलती है उसको थोड़ा तोड़ दिया जाए तो बहुत सारा भ्रष्टाचार शायद रुक सकता है। खैर एनीवे, तो चलो आप बैठो स्टैंडिंग कमेटी में। दैट इज नॉट द पॉइंट। द क्वेश्चन नाउ इज कि ये तो ठीक है इसकी बात की, लेकिन मैं तीनों से जानना चाहूंगा क्योंकि आजकल इसकी बहुत बातें हो रही है। एक तो लव जिहाद करके एक नया मामला छिड़ चुका है, मतलब सब हर कोई पर बात कर रहे हैं। और नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी अमित शाह उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि जहां जहां पर उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह नजर आएगा, उन्होंने लव जिहाद का नाम नहीं लिया, लेकिन इस तरीके की चीजें नजर आएंगी उसमें बीजेपी कार्यकर्ता इंटरवीन करेंगे, ऐसा उनके एक इंटरव्यू में अभी मैंने पढ़ा। दूसरी बात मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि राजनीति अब काफी बदल रही है, ऐसे में राम मंदिर, हिंदुत्व, फिर कास्ट, मराठा, ओबीसी, ये सब चीजें कितना मैटर करेंगी और आप लोग इसको किस तरीके से टैकल करेंगे? पहले तो लव जिहाद पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या उसको आप करना चाहेंगे? लव जिहाद जैसे पत्रकार का एक नेता से संबंध होता है, ऐसे ही वो जिहाद होता है, लव जिहाद की प्यार भी करते उतने एक्सट्रीमिटी पे चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये एक, आज ही आपने इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ा होगा, हमारे गृह मंत्री ने कहा था ये क्या होता है, तो मुझे लगता है उसके विपरीत रूप से मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती होंगी, बहुत जगहों पे होती रहती होंगी। अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल करिए, इस शब्द के खिलाफ जाइए। जहां कहां कार्यकर्ताओं को ये पता चले कि कहीं ना कहीं किसी पे एक प्रकार का अन्याय हो रहा है, क्योंकि परिवारों पे वो अन्याय होता है, तो उसके लिए जरूर एक कार्यकर्ता के रूप से आप जरूर खड़े रहिए। दूसरा, जब आपने कहा कि हिंदुत्व, ये राम मंदिर, ये सब कुछ बहुत सारे अनेक मुद्दे आपने लिए, मुझे लगता है इस बार हमने चुनाव जिस प्रकार से लड़ा है और जिस प्रकार से लोगों ने, और जातीय रूप से जिस प्रकार से लोगों ने एक थंपिंग मेजॉरिटी, आप कह रहे थे कि ओबीसी या दिल्ली में एक प्रकार की पंडिताई चलती है, ये होता है वो होता है, तो आपने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मैंडेट मिला है, इन सब चीज़ों को तोड़ के हम आगे बढ़े। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जातीय रूप से बहुत राजनीति होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार इस प्रकार से राजनीति ना होते हुए वोटिंग जिस प्रकार से राष्ट्रीय रूप से पहुंची है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर तबके के लोग बाहर हैं। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से लड़ती हूँ वो चुनाव क्षेत्र एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और वहाँ पे हारना माने, आप सब लोगों ने भी, पत्रकार दोस्त मुझे आके कहते थे कि हमने बेट लगाई कि तुम जीतोगी नहीं, लेकिन जो हुआ चलो बहुत अच्छी वेव चली, लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन ऐसी जगहों से भी लोग बाहर निकले, एक आक्रोश के रूप से बाहर निकले, और उस विरोध में एक अच्छा नेतृत्व के रूप से लोग बाहर निकले। ये उन्होंने नेतृत्व देखा नहीं कि उसने क्या कहा है, डेवलपमेंटल रूप से हमारे हृदय में हम जो चाहते हैं उस रूप से हम इस नेता को मानना चाहते
चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक प्रकार की राजनीति भी बदलती जा रही है। जब हम वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं, जब डिजिटल इंडिया का सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं और सबको कह रहे हैं, तो हम उस परि से ये सब बदलना चाहते हैं जिससे हम लोगों से सीधे रूप से जुड़े, और उस बदलाव के लिए भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन हिंदुत्व पे विश्वास रखो क्यों नहीं, मैं हिंदू में विश्वास रखती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ कि ये मुस्लिम है या ये है। सबका साथ सबका विकास, जो वृद्ध वाक्य लेके हम आगे बढ़े, तो मुझे लगता है उसी रूप से मैंडेट हमें आज 2014 में मिला है और फिर से महाराष्ट्र में मिला। आदित्य, आप मानते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? देखो, ये चीज ऐसी है कि हम किसके खिलाफ है, किसी शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप किसी की शादी करके कन्वर्ट करने वाले हो, फोर्सफुली रेप करने वाले हो, तो हाँ, हम उसके खिलाफ है। वो कैसे आप देखें, क्या देखें, कैसे उसको सुलझाया जाए, ये काफी बड़ा विषय, काफी बड़ा मसला है। लेकिन जो दूसरी बात रही हिंदुत्व की, वो मैंने साहिल के समय भी कहा था दिल्ली में कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मेरे दादाजी ने भी कहा है कि हम हिंदू हैं, सब कहते हैं, और हिंदू होने का कोई मुझे एतराज नहीं है, मैं कहूँगा मैं गर्व से हिंदू हूँ, उसमें क्या एतराज है। लेकिन हम किसी अहले इस्लाम के खिलाफ नहीं है, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी से नफरत नहीं करते। जब अजमेर शरीफ के नवाब साहब ने पाकिस्तान को कहा कि नहीं आप इधर आके माथा नहीं टेक सकते, तब उसका जाके हमने सत्कार किया, वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हम पे बमबारी कर रहा है, गोली चला रहा है। अगर वो ना करे तो हमें कोई एतराज नहीं है, इतना सिंपल है। 95 to 99 हमारी जो गवर्नमेंट थी या अभी बीएमसी में गवर्नमेंट है, पूछे किसी को भी एक सेक्शन को आप साइड करें, ये जो आपकी पार्टी पहले किया करती थी कि जो पाकिस्तान की टीम आ रही है पिच विच खोद देती थी, तो आदित्य ठाकरे के रहते भी ऐसा होगा कि अब ये सब ओल्ड फैशन? राहुल, मुझे एक जवाब दो, अगर वो आके अपने सोल्जर्स को बिहेड करे तो आप क्या करोगे? जाके गले मिलोगे? तो आप मानते हैं कि पिच खोद तो आप गले मिलोगे? वो बंद करो, हम वो बंद करेंगे। दुश्मनी क्या है? दुश्मनी क्यों है भाई? आपको आपका देश मिला है, हमें हमारा देश मिला है, रहो खुश रहो, आओ जाओ, कानून व्यवस्था को हाथ में लेना करो, लेकिन टेरर टूरिज्म मत करो, आके बम फेंक के जाओ, ये नहीं चलेगा। टेरर टूरिज्म में तो फंसे थे भैया, दिक्कत हो गई थी वहां पे, याद होगा आपको अच्छे से। तो ये आरोप लगा था कि तो टेरर टूरिज्म हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो किस्सा हुआ था उसमें कुछ टेरर टूरिज्म करने की किसी की ख्वाहिश नहीं थी या वैसा कोई मन नहीं था। अच्छा, नहीं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं था, मैंने वो कनेक्ट नहीं किया। मेरे को लगा मौके पे चौका पूछ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया, और मुझे अब भी स्ट्राइक होगा कि ये कनेक्शन है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि आप हमारे देश में आते हो तो ठीक है, एंजॉय करो हमारा देश, देखो देश कैसा है, रहो हमारे भाई जैसे, लेकिन यहाँ टेररिज्म अगर आप करोगे तो फिर हमें ईंट का जवाब पत्थर दे देना हो। तो जैसे आपकी पार्टी में पहले हुआ करता था कि पहुंच गए पत्थर लेके पिच खोदने के लिए, तो आप भी करेंगे? कब आप करेंगे ऐसा कुछ जाके वानखेड़े स्टेडियम में? उन्हें कहो बंदूक ही छोड़े, हम तो बंदूक ही नहीं पकड़ रहे, AK-47 पकड़ के जा रहे हैं। जो यहाँ मर रहे हैं या जो सोल्जर्स को बिहेड कर रहे हैं, उनकी क्या फॉल्ट है? अच्छा, हम टेरर टूरिज्म पे लौट, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में क्या है, जब ये बड़ा फसाद हुआ, आरोप लगा टेरर टूरिज्म का 26/11 के बाद, तब आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जब वो किस्सा हुआ और जब वो बात वहाँ से बढ़ी, वो उसमें कोई टेरर टूरिज्म की बात नहीं थी, वैसा सोच के कोई वहाँ गया नहीं था। वहाँ पर सिर्फ इसी वजह से गए थे कि वहाँ जाकर मेरे ख्याल से तय करके भी कोई गया नहीं था। वहाँ वो थे और जैसे सारे चलते हैं उस तरह से वो वहाँ पर गए और फिर उस बात का बतंगड़ बढ़ गया और उसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए, आप पूछना चाहते हैं सवाल? हेलो सर, मैं तय करूंगा, आ रहे हैं आपके पास। मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ रिजर्वेशंस के बारे में, आरक्षण के बारे में। काफ़ी कॉलेजेस में यूथ ऐसा कहता है कि वो रिजर्वेशंस को अभी आगे लेना नहीं चाहते, फाइनेंशियल स्टेटस पे रिजर्वेशंस होने चाहिए, कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशंस नहीं होने चाहिए। आप अगर सरकार में आए, आप तीनों, तो आप क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैसे टाइप के कॉलेजेस या जैसे टाइप का एजुकेशन चाहिए वो मिलता नहीं है, जस्ट ड्यू टू रिजर्वेशन। सो इट्स हैविंग एन एडवर्स इम्पैक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे ऐसे लगता है कि जिन जातियों को रिजर्वेशन मिला है हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, वो जातियां सैकड़ों हजारों सालों से पीड़ित रही हैं।
आपने तो मराठाओं को भी दे दिया रिजर्वेशन। नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। पीड़ित कहाँ से रहे हो? तो मलाई खा रहे हैं। मैं उस पर भी आता हूँ। मैं SC ST की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कितने मुख्यमंत्री हैं? नहीं, मैं तो मराठाओं की बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ मैं उस पर भी आ रहा हूँ। SC ST पे तो बाद में आई है, पहले मुझे मराठाओं को बताइए। SC ST हजारों सैकड़ों सालों से कितने मुख्यमंत्री बात जो थी कि रिजर्वेशन के बारे में आप क्या कहते हैं, आपको लगता है कि मराठाओं को जो रिजर्वेशन आपने दिया वो ठीक किया? मराठा जो पिछड़े हैं, हाँ, मतलब मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ये मांग थी। वही तो वो कह रही हैं कि पिछड़े अगर हो तब, पर आपने थोड़ी कहा कि पिछड़े मराठाओं को, आपने तो कहा कि सब मराठाओं को रिजर्वेशन। पिछड़े मराठाओं को दिया है, पिछड़े मराठाओं को दिया है, सब मराठों को नहीं दिया है। इसमें जो पिछड़े हैं उन्हीं को दिया है। इसमें से मतलब मुझे इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं होने वाला। जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जिनको नौकरियां, उन्होंने जो सवाल पूछा कि जात के बजाय तो उसी पर मैं आ रहा हूँ, इकोनॉमिक क्लास, उसी पर मैं आ रहा हूँ। उसको अगर हमें छेद करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, जैसे सबको मौका मिले। लेकिन वो करते समय हम इन जातियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जो पीड़ित रही हैं। SC हैं, ST हैं, OBC हैं। इन जातियों को मौका नहीं मिला। और में खास तौर से कई तो बहुत अमीर हो गए हैं हम, लेकिन कब तक रिजर्वेशन मिलेगा? और रिजर्वेशन अमीरों को क्लास पे क्यों ना? अमीरों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनको मौका नहीं मिलता, उन्हीं पीड़ित जातियों को रिजर्वेशन मिलता है। शायद जैसे आप मराठा रिजर्वेशन कह रहे हैं, उस मराठा रिजर्वेशन में मैं नहीं बैठता, मैं मराठा हूं, लेकिन उस पर मैं नहीं बैठता या कोई मेरे जैसा नहीं बैठेगा। लेकिन जो पीड़ित है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उन मराठाओं को और उन जातियों को ये रिजर्वेशन का फायदा हो।